नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। आज हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 3 वाटर पॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल ही जीवन है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का लगभग 67% भाग जल का ही बना होता है। चाहे हमारे शरीर में वह रक्त हो, हड्डियाँ हो, मस्तिष्क हो, इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जल का बना होता है, या कुछ ना कुछ हिस्सा जल की मात्रा होती है। ये हमारे भोजन के अपचयन के साथ साथ इस हमारे दैनिक क्रियाकलापों में भी जल का बहुत ही योगदान होता है। चाहे जैसे नहाना हो, खाना पकाना हो, कपड़े धोने, सिंचाई, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना हो या उद्योग हो, उसमें जल का उपयोग किया जाता है। इसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यदि इस जल में किसी प्रकार की अशुद्धि मिल जाती है या इन मिनरल्स की मात्रा एक्सेस हो जाती है, तो ये हमारे शरीर पर बेहतरीन या बहुत ही दुष्प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन क्या होता है? तो प्राकृतिक जल में किसी भी अवांछित बाह्य पदार्थ की उपस्थिति जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आती हो, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो जो भी हमारे पास में नेचुरल वाटर होता है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिलने से उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, उसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। अर्थात जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वाटर की, जो हमें डिसाइड करती है कि वाटर पॉल्यूशन है या नहीं है? तो गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें देखना चाहिए कि उसका टेस्ट कैसा है। तो शुद्ध वाटर होता है या फिर प्योर वाटर तो होता है, उसका टेस्ट टेस्टलेस होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है। इसी प्रकार के हार्डनेस हार्डनेस क्या होती है कि जो सोप होता है, अगर पानी में घुलने के बाद वो फॉर्म बनाता है, जब तो इसमें किसी प्रकार की कोई हार्डनेस नहीं है। अगर इसमें फॉर्म नहीं बनता है, तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें किसी प्रकार की हार्डनेस है। इसी प्रकार से कलर है कि जो कलर होता है वाटर का, वो कलर नहीं होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कलर नहीं होना चाहिए, अर्थात यह रंगहीन होना चाहिए। इसी प्रकार से एल्कनिटी नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हमारे अ, स- हमारे जो बॉडी होती है उसके लिए हानिकारक होते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इसमें किसी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ध्यान रखना है कि वो हमारे जो पीने वाला पानी है उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए, जो हानिकारक बैक्टीरिया। इसी प्रकार से गंध है, इसमें किसी प्रकार के गंध, टर्बिडिटी टर्बिडिटी से मतलब है कि इसमें किसी प्रकार के सस्पेंडेड पार्टिकल्स न हो। इसी प्रकार के ऑक्सीजन के अलावा इसमें CO2, N2, H2S और CH4 का भी ध्यान रखना है कि OT तो उसमें उपस्थित होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो CO2, N2, H2S है, ये उसमें से उपस्थित नहीं होनी चाहिए। फिर है TDS, इसमें किसी प्रकार का कोई टोटल डिजॉल्व सॉलिड नहीं होना चाहिए। टोटल डिजॉल्व सॉलिड होती है, इसकी मिनिमम क्वांटिटी 100 से 150 के आसपास तो होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी अर्थात 500 से अधिक इसमें किसी प्रकार के डिजॉल्व सॉलिड्स नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से ऑक्सीकरणता नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो हमें पानी आवश्यक होता है वो हमारे भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है, अर्थात उसमें अपचयन वाली शक्ति होनी चाहिए, न कि ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन वाली। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है, जो वाटर की क्वालिटी का निर्धारण करती है कि पानी कैसा है, पीने योग्य है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखकर हम लगा सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूट है या वाटर प्योर है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो पानी होता है उसका पृथ्वी पर किस प्रकार से वितरण होता है। तो पृथ्वी के 97 जो भी हमारे पास पानी होता है, तो पृथ्वी के 67% भाग पर या 70% भाग पर पानी है, लेकिन उसमें से जो पानी है, कुल पानी है, उसमें से 97% भाग तो समुद्रों में है, और केवल 3% भाग ही स्वच्छ जल है। तो जो महासागरों का जल होता है वो किसी प्रकार का काम में नहीं होता है। केवल 3% भाग है स्वच्छ जल का, और उस 3% में से भी लगभग 68.7% भाग बर्फ में के रूप में जमा हुआ है, और 30% भाग भूमिगत जल है, और अन्य सतही जल है। बाकी बचा
जो है वो झीलों या नदियों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो दोस्तों, जो हमारे पास महासागरों और बर्फ के रूप में जो जल है, लगभग 99% वो हमारे किसी भी प्रकार से कोई काम का नहीं है। ना तो हम महासागर का जल पीने योग्य काम में ले सकते हैं, ना जो बर्फ के रूप में या हिमसागर ग्लेशियर्स के रूप में जो पानी जमा है वो हमारे किसी काम का है या पीने योग्य है। केवल हमारे पास जो भूमिगत जल है और जो सतही जल है वही हमारे पीने योग्य काम का है। तो उसका भी हमने सही ढंग से उपयोग नहीं किया या उसको भी वाटर पॉल्यूशन किया, तो फिर हमारे लिए पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्रोत होते हैं फ्रेश वाटर के। तो लगभग हमारे पास जो कुल जल का 1% भाग ही फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध होता है। तो स्वच्छ जल है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सतही जल और एक होता है भूमिगत जल। तो जो सतही जल होता है इसमें आता है आपके नदी, नाले, झील, तालाब आदि, ये सतही जल के रूप में आते हैं। और जो हमें भूमि को खोद कर जो जल निकाला जाता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरफेस वाटर। पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले जल को सतही जल कहते हैं। सतही जल को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है बहता हुआ जल और एक होता है ठहरा हुआ जल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बहता हुआ जल, जो कंटिन्यूसली फ्लोइंग हो रहा है वाटर, अर्थात एक जगह स्थान पर वो रुका हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं हम बहता हुआ जल या फ्लोइंग वाटर। तो इसका जो सतही जल होता है उसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है नदी होती है। तो इसमें नदियाँ भी दो टाइप की होती है, एक तो बड़ी नदियाँ जिसमें वर्ष भर पानी पर्याप्त मात्रा में बहता रहता है, अर्थात सर्दी हो, गर्मी, बरसात, इनमें पानी बहता रहता है। लेकिन कुछ नदी होती है, छोटी नदियाँ, जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में ही बहता है और उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है और जनरली जैसे गर्मियों में ये नदियाँ सूख जाती है। तो इन नदियों में वर्ष भर पानी उपस्थित नहीं होता है। तो इसके लिए हमें ये आवश्यक है कि जो भी बरसातों के दिनों में बहती है नदियाँ या जो छोटी नदियाँ होती है उनमें किसी प्रकार का बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाए और उसमें पानी को वर्ष भर काम में लिया जाए। जो नदियाँ होती है उसमें जो मेनली अशुद्धियाँ होती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की होती है, क्योंकि ये फ्लोइंग नदियाँ होती है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कट कर आपस में फैलते रहते हैं और ये नदियों को दूषित करते रहते हैं। तो इसे जो नदियों से जो पानी लिया जाता है उसको बिना उपचार के हमें बिल्कुल भी काम में नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल के अलावा बहुत से झाड़, घास फूस, पेड़ों की डालियाँ आदि भी इसमें पदार्थ तैरते रहते हैं। तो इन नदियों का पानी हमें ट्रीटमेंट करने के पश्चात ही काम में लेना चाहिए। इसके लिए हम बहुत से ट्रीटमेंट मेथड काम में लेते हैं। तो जो भी पानी काम में लिया जाता है नदियों को, उसको पहले सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग, कोagulation, फ्लोकुलेशन और फिल्ट्रेशन करने के बाद ही जो नदियाँ रहती है उसका पानी काम में लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो शहरों के आसपास जो नदियाँ होती है उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सीवरेज का आउटलेट होता है उसे नदी के मतलब सिटी के बाहर ही उसका आउटलेट होना चाहिए, क्योंकि नदियों की प्रवृत्ति होती है कि जो भी उसमें मतलब सीवरेज का पानी या ऑर्गेनिक मैटर आ रहे हैं, इस प्रकार की अशुद्धियों को वो स्वतः ही या खुद ही उसको प्योरीफाई कर देती है। मतलब इसमें सेल्फ क्लीनिंग की ताकत होती है नदियों में। तो जितने भी प्रकार की इसमें कार्बनिक मैटर से रिलेटेड अशुद्धि आती है तो वो 4-5 किलोमीटर की रेंज के बाद में पानी को शुद्ध कर देती है। तो आने वाली सिटी के लिए वो पानी शुद्ध हो जाता है, वो किसी भी प्रकार के काम में उसको ले सकते हैं। तो हमें जो सिटियों का गंदा पानी या उद्योगों का गंदा पानी है उसको उसमें मिलाने से पहले सीवरेज का, उद्योगों का अगर पानी मिलाना है तो उसको तो पहले ट्रीटमेंट करके ही नदियों में डालना चाहिए। अगर हमें सीवरेज का पानी मिलाना है नदियों में तो पहले तो उसको डाइल्यूट करो और उसको सिटी के आउटलेट पर, मतलब जहाँ सिटी ख़त्म होती है उसके बाहर ही उसको पानी को मिलाना चाहिए, जिसके कारण वो आने वाली सिटी पर या जो खुद की सिटी है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। अगर इसको इनलेट पर, सिटी के इनलेट पर पानी, सीवरेज का पानी मिला दिया जाएगा तो वो हमारे जो जो कंसर्न सिटी है उसके लिए किसी प्रकार का कोई काम में नहीं रहेगा वो पानी। इसी प्रकार से अब आता है हमारे पास में ठहरा जल, जो मतलब पानी फ्लो नहीं होता है पानी में, अर्थात एक जगह पर ही इकट्ठा रहता है, उसको बोलते हैं हम स्टिल वाटर या ठहरा हुआ पानी। यह दो, इसको दो प्रकार में बांटा गया है। इसमें
झील होती है और एक होता है रिजर्वायर। तो झील जनरली नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, लेकिन इसमें नदियों की अपेक्षा कम उपचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पानी बरस भर एक जगह पर ही इकट्ठा रहता है, तो जो भी इसमें सिल्ट वगैरह है वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर स्वच्छ रहता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई जो उद्योग से या सिटी से किसी प्रकार की कोई अशुद्धि इसमें नहीं मिलनी चाहिए, जिससे झील का पानी स्वच्छ रहे। इसी प्रकार से होता है रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जहाँ पानी वर्ष भर उपलब्ध नहीं होता है तो वहाँ पर रिजर्वायर का निर्माण किया जाता है, और इसमें जो नदियों की अपेक्षा पानी स्वच्छ रहता है, क्योंकि इसमें सिल्ट नीचे बैठ जाती है, लेकिन जो सिल्ट धीरे धीरे नीचे बैठती जाती है और रिजर्वायर की कैपेसिटी को कम करती जाती है। तो हमें इसमें सिल्ट वाटर का निकास के लिए उपयुक्त प्रबंधन करना चाहिए, जिससे सिल्ट वाटर या सिल्ट है जो नदी वो जलाशय के नीचे बैठा है वो बाहर निकल जाए और इसकी कैपेसिटी बनी रहे। तो इन चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है जलाशय के निर्माण के दौरान। फिर आता है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल होते हैं, उसके मुख्य स्रोत होता है ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स और वेल। और अंडरग्राउंड वाटर में यह कार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती है, यह शुद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार के सस्पेंडेड पार्टिकल या कार्बनिक पार्टिकल नहीं होता है। लेकिन इसमें चट्टानों में रहने के कारण इसमें किस प्रकार के खनिज घुले हो सकते हैं जो पानी को कठोर बना सकते हैं, इसे पीने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन उद्योग की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं रहता है। अब भूमिगत स्रोत के कौन कौन से भूमिगत जल के कौन कौन से स्रोत है, तो मेनली होता है इसका झरने और डीप वेल या ट्यूबवेल। तो स्प्रिंग्स क्या होती है? स्प्रिंग्स होती है जब जलधारी परत से हमें पानी का निकास किया जाता है, अर्थात जब परिव्यय दो इम्पेरियस के बीच में पानी होता है और वह पानी किसी हाई लेवल वाटर से मतलब हाई पोटेंशियल वाटर से कनेक्टेड होता है, तो उसमें से जब पानी को निकाला जाता है तो वह एक स्प्रिंग के रूप में अपने आप ही निकलने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई प्रेशर होता है किसी दूसरी हाई प्रेशर वाटर कनेक्टिंग के साथ में। इसलिए यह पानी बिना किसी सहायता के या किसी इंस्ट्रूमेंट के अपने आप निकलता रहता है, और यह जनरली पहाड़ों के आसपास इस प्रकार की स्प्रिंग्स आती है। अब यह स्प्रिंग्स अगर इसमें किसी प्रकार के कोई गंधक की चट्टानों से यह निकलता है तो यह पानी गर्म होता है। इसी प्रकार से गहरे कुएं और नलकूप, तो जहाँ पर सतही वाटर उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ पर ट्यूबवेल्स या कुएं खोदकर पानी को निकाला जाता है। तो ट्यूबवेल्स खोदने के लिए मशीन लगाई जाती है, और जहाँ भी वाटर टेबल तो इम्पीरियस चट्टान होती है उनको काट कर पानी को निकाला जाता है, और उसमें मोटर की सहायता से या पंप की सहायता से पानी को बाहर निकाला जाता है। अब देखते हैं कि जो हमारे वाटर पॉल्यूशन है उसको कौन कौन से कारण है जो उसको मतलब जो वाटर होता है उसको कौन कौन से कारण है जो पॉल्यूशन करते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक और रासायनिक पदार्थों की अधिकता के कारण सतही व भूमिगत जल प्रदूषित होता है। इसके निम्न कारण है। तो सबसे पहले है जनसंख्या, जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि जनसंख्या के कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। तो वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उसमें जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है, ये दोनों प्रकार के वाटर ही पॉल्यूशन हो रहे हैं। तो हम कौन कौन से कारण है पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि हम जो भी हमारे डेली रूटीन वर्क है उससे हम वाटर पॉल्यूशन करते हैं, जैसे हम नहाते हैं, कपड़े धोना है, बर्तन साफ करना है, तो इससे जो पानी दूषित होता है उसको हम नदियों में बहा देते हैं, तो उससे भी हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इसी प्रकार से हम अनचाही स्थानों पर मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं, सीवरेज लाइन से गंदा पानी निकलता रहता है मल व अन्य से मिलने पर। तो सीवरेज का गंदा पानी किसी अन्य स्रोत से मिल जाता है पानी के, तो उससे भी हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूशन हो रहा है। इसी प्रकार से औद्योगिक इकाइयों से में भी जो पानी काम में लिया जाता है तो उसमें बहुत सारे लवण, अम्ल, क्षार, गैस और रासायनिक युक्त होता है। अगर उन्हें बिना किसी ट्रीटमेंट के झील या तालाब में
मिला दिया जाता है, तो उससे भी हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूशन हो जाता है। इसी प्रकार से जो मिल्स होती है, उनसे निकलने वाला पानी को भी अगर नदी में बिना किसी ट्रीटमेंट के मिला दिया जाता है, तो उससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर है, हम उत्पादन हमारे खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, और वो बरसात के जल के साथ घुलकर नदी, तालाब और झीलों में पहुंच जाता है। जो हम रासायनिक खाद यूज में लेते हैं, वो जब बरसात होती है तो वो उसमें पानी में घुलकर और पानी के साथ वो नदी, तालाब और झीलों में प्रवाहित हो जाता है, तो इससे भी हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसी प्रकार से हम जो कीटनाशक रसायन प्रयोग करते हैं, वो भी बरसात के जल के साथ घुलकर नदी, नालों, तालाबों में पहुंच जाता है, वो भी हमारा वाटर पोल्यूशन करता है। इसके अलावा जो उद्योगों में जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उसमें मशीनरी को ठंडा करने के लिए जो शीतलक वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण उस जो जल का प्रयोग किया जाता है, तो वो जल ठंडा या उष्ण होकर उसको नदी, नालों में मिलाया जाता है, तो उसके कारण भी हमारा जल प्रदूषित होता है। इसी प्रकार से जो समुद्रों में बड़े बड़े रिफाइनरी के या क्रूड ऑयल के जो जहाज होते हैं, वो बहुत काफ़ी बार दुर्घटना के कारण समुद्र या नदियों में मिल जाते हैं, तो उसके कारण हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। फिर है, जो हमारे मानव या पशुओं के सब नदियों में प्रवाहित होने पर भी जल प्रदूषित होता है। जैसे गंगा नदी में अस्थि विसर्जन के दौरान जल प्रदूषित हो जाता है। कई स्थानों पर जली या अधजली लाश या प्रज्वलित अग्नि राख आदि नदी में प्रवाहित कर दी जाती है, इसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। तो ये सारे फैक्टर है जो हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं जल के, जो इसको प्रदूषित करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।